हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। उसका पहला पार्ट मैंने बनाया था, जिसमें मैंने 50 प्रश्नों को सॉल्व कराया था। ये मॉडल प्रश्न पत्र है। ये क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो बच्चा जो किसी भी क्लास में पढ़ रहा है इस क्वेश्चंस को पढ़ सकता है। ठीक है, और ये प्रश्न इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि आपको जो विभिन्न भारतीय संस्कृति अध्यात्म, इसमें जो सिलेबस है भारतीय संस्कृति के बारे में आप लोग जानेंगे। अध्यात्म, विज्ञान, धर्म एवं दर्शन की जानकारी तो उपलब्ध कराएगी। इसके साथ साथ ये जो है जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसके लिए भी अत्यंत लाभदायक है। ठीक है, तो इसको आप कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। ये क्लास 9th का है फिलहाल, लेकिन इस जो क्लास 9th से ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है, और पहले के भी बच्चे हैं 9 से नीचे भी, उसको भी दे सकते हैं। और जो 12th पास कर चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि बहुत से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से ये सिलेबस डिज़ाइन किया है कि आप अपने भारतीय संस्कृति को जानते हुए जाने भी और कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो परीक्षा होती है, मैंने आपको बताया था कि जो है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, गायत्री परिवार के द्वारा होती है, जिसमें श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट के शांतिकुंज हरिद्वार के माध्यम से ये परीक्षा होती है। ठीक है, नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक रचनात्मक अभियान है। ठीक है, चलिए, तो हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और उसके आगे के 50 प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैंने सिर्फ उसका आंसर ही नहीं बताया, टिक ही नहीं बताया, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है ना, कि जिससे आप लोगों का एक इंटरेस्ट बढ़े और आप लोगों को अच्छी जानकारियाँ देने का मैंने कोशिश किया है। ठीक है, मैंने अपने तरफ से किसी तरह गलती नहीं की है। बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन मैंने इसमें सभी ऑथेंटिक जानकारी जो है मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोग पहले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा तो उस पार्ट को आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, 50 पार्ट। ठीक है, सर 50 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में क्लास 9th का। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। और उसके आज सेकंड पार्ट है, इसमें हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए, 51वां क्वेश्चन देखिए, 51th क्वेश्चन जो आपका है, ये देखिए, चोट लगने पर लाभकारी होती है। तो हल्दी जानते हैं, हल्दी जो है बहुत ही लाभकारी होती है। चोट लगने पे घाव होता है तो उस पर लगाया जाता है। ठीक है, और हल्दी को दूध में भी डाल के पिया जाता है, जो कि दाल वगैरह में भी डलता है ना। तो ये पेट की सफाई भी करता है, तो ये बहुत ही एंटीबायोटिक का काम करता है। तो इसलिए चोट लगने पर लाभकारी होता है आपका हल्दी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी। ठीक, चलिए, 52वां क्वेश्चन देखिए, अपने संपूर्ण जीवन की कमाई महाराणा प्रताप को अर्पित की थी। किसने किया था? तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की जो हेल्प की थी भामाशाह ने किया था। ठीक है, देखिए, जो मेवाड़ के राजा थे, ठीक है, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, और महाराणा प्रताप वहाँ पे राज्य करते थे, और उधर मुग़ल बादशाह था जो, ठीक है, मुग़ल बादशाह से संघर्ष चल रहा था। वो लोग चाहते थे जो है, क्या चाहते थे कि जो है इस मेवाड़ को अपने अधीन लाया जाए। ठीक है, इसीलिए जो है इससे अकबर ने जो युद्ध इनसे किया था, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ये डेट तो आप याद ही कर लीजिए, 1576। ठीक है, कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ था और इसमें महाराणा प्रताप की सेना हार गई थी। ठीक है, जबकि हालांकि बहुत शक्तिशाली राज्य था, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पे वो हार गए। ठीक है, और वो जो महाराणा प्रताप जी जो है जंगल में चले गए, और उन्होंने जो है अधीनता स्वीकार नहीं की मुग़लों की। कई बार उन्होंने चाहा अधीन लाने के लिए, लेकिन वो जो है उनके अधीन नहीं हुए। ठीक है, तो मुग़लों बादशाह से संघर्ष चलता रहा, और उन्हें महाराणा प्रताप को बार बार जो है युद्ध के माध्यम से, प्रलोभन से युद्ध के लिए कहा। ठीक है, 1576 में जो है हार गए,
ठीक है, जो है युद्ध हुआ और उसमें महाराणा प्रताप जी हार गए थे। ठीक है, तो उनके जो महाराणा प्रताप थे उनके मित्र थे भामा शाह। ठीक है, तो उन्होंने, उनके मित्र भी थे, समझ लीजिए सहयोगी थे, विश्वास पात्र थे। ठीक है, तो वो जो है मेवाड़ के ही थे, तो इन्होंने इनका बहुत हेल्प किया था, बहुत सारे अपना समझ लीजिए बहुत कुछ जो जितना कमाई का अधिकतर अंश जो है महाराणा प्रताप जी को समर्पित कर दिया था, जिससे वो अपने अस्तित्व को बचा सके। ठीक है, मेवाड़ का, ठीक है, तो मेवाड़ की जो है कैसे सत्ता बचा सके, है ना। तो इसीलिए मतलब उन्होंने वहाँ पे सेना संगठित की। महाराणा प्रताप ने जब हार गए, वहाँ से चले गए वहाँ से, ठीक है, तो उन्होंने एक सेना संगठित करने का प्रयास किया। तो उसमें भामा शाह जी ने जो है उनका हेल्प किया था। ठीक है, धन संपत्ति से, हर चीज़ से सम्मत किया था, तो जिससे कि जो है वो संगठित होकर के सेना बनाई। और महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध 1576 में तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जहाँ हार गए थे, 77 में, 78 में, 79 69 में, 1569 में ये जो है उनसे युद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है, और महाराणा प्रताप जी अपने से जो उस टाइम बचाने के लिए अपने परिवार सहित जो है वो पहाड़ियों वगैरह में छिपते रहे और सेना का संगठित किया। घास की रोटी खाते थे उस टाइम, कहा जाता है ना, महाराणा प्रताप। मतलब उन्होंने हार नहीं मानी, जो है अकबर का अधीनता नहीं स्वीकार की मुगलों की, है ना। तो इसमें आपका जो मेन पॉइंट था कि जिसे क्वेश्चन था आपका कि अपने संपूर्ण जीवन की कमाई महाराणा प्रताप को अर्पित किसने किया था? भामा शाह ने। ठीक है, और इनसे एक पॉइंट और निकल जाता है जो महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध मैंने बताया 1576 में हुआ था, जहाँ पे महाराणा प्रताप की सेना हार गई, महाराणा प्रताप हार गए थे और वहाँ से वो चले गए थे, जंगल वगैरह में छिप रहे थे और अकबर के साथ ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ठीक है, अकबर की सेना के साथ। ठीक है, तो फिर जब यहाँ से वन में चले गए या पहाड़ियों वगैरह में छिप करके रह रहे थे, ठीक है, अस्तित्व को बचाने के लिए अपने, ठीक है, मेवाड़ का, तो वहाँ पर सेना संगठित करने के लिए जो है इनके परम मित्र, ठीक है, भामा शाह जी ने उनका हेल्प किया था। तो अपने संपूर्ण जीवन की कमाई, जो कहा लिखा ही है ना, अपने संपूर्ण जीवन की कमाई महाराणा प्रताप को अर्पित की थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे आपको 1576 याद रखना चाहिए। हाँ, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए 53 क्वेश्चन देख लीजिए। हीनयान और महायान जिस धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, किसके हैं? बौद्ध धर्म के, हीनयान और महायान। ठीक है, चलिए हीनयान महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के। ठीक, चलिए 54वां क्वेश्चन देखिए 54। वनस्पति भी जीवधारियों की तरह प्राणवान है, यह अनुसंधान जिस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो जगदीश चंद्र बसु, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऐसा कहा था कि जो वनस्पतियाँ भी जीवधारियों की तरह प्राणवान है, उसमें जीवन है। ठीक है, ये चीज़ कहा था जगदीश चंद्र बसु। चलिए गंगा का उद्गम, 55वां क्वेश्चन देखिए। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, गंगा है ना, गोमुख से निकलती है, गोमुख से। ठीक है, तो जो गोमुख है ना, तो जो गंगा जो है उत्तराखंड के जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, वहाँ से निकलती है। ठीक है, गोमुख। ठीक है, तो वहाँ से जो इनकी धारा होती है वो मेन भागीरथी धारा होती है। गंगा वहाँ पर नहीं कहलाती, वहाँ से भागीरथी धारा निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री से, जो गंगा में आगे गंगा कहलाती है बाद में। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि जो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है ना, खूब लंबा चौड़ा जो है कई किलोमीटर का, ठीक है, वो ग्लेशियर है, पूरा बर्फ़ है, तो वहाँ से पिघलती है। तो वहाँ से जो धारा निकलती है उस धारा का नाम है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी है, यहीं से निकलती है। और देवप्रयाग में एक धारा और आती है अलग से, वो अलकनंदा, ठीक है, मिल करके गंगा कहलाती है। तो गंगा मेन रूप से जो है देवप्रयाग जो है आपका, वहाँ पे गंगा कहलाती है। तो जो भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, वो निकल करके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। जो दो नदियाँ मिल जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, मिल करके ही क्या करती हैं? गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो गंगा भागीरथी नदी से मिल करके और
किससे मिलकर बनी होती है? अलकनंदा नदियों से मिलकर, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में, ठीक है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में, ठीक है। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है कि उद्गम स्थल कहाँ है, तो गोमुख से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर है ना, वहीं गोमुख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 आपका 56 क्वेश्चन क्या है? भारत का समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र भारत का, ठीक है। तो भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? अच्छा, गंगा नदी के बारे में आप जानते हैं, गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है। अब इसके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप जानते हैं गंगा बहुत पवित्र नदी है हिंदू धर्म एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। इनको लोग पूजा माता कहते हैं, जानते ही हैं। नदियों को हम लोगों का कर्तव्य है, नदियों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हम लोगों को कूड़ा करकट या सीवर वगैरह का पानी नहीं बहाना चाहिए, है ना। जब नहाने भी जाइए तो वहाँ पे अपना कपड़े जो है वहाँ लेते आइए, वहाँ पे मत छोड़िए, है ना। गंगा को पवित्र दृष्टि से माना गया है, और उसको सफाई का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। गंगा नदी वहाँ जब उत्तराखंड से निकलती हैं तो उत्तर प्रदेश में आती हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में आती हैं। उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार चले जाती हैं, बिहार से पश्चिम बंगाल में आती हैं, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना, आपको मालूम होगा। और भारत की सबसे लंबी नदी भी है ना, गंगा नदी, ठीक है। और कई बार इससे क्वेश्चन ही पूछता है कि गंगा नदी किनारे कौन कौन से जो है क्या है सिटी है, ऐसा पूछ सकता है ना। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है ना। ये आपको मालूम है आज कुंभ का मेला कहाँ लगता है? कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, उसमें उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद बोलते थे पहले, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। वहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी मिलती हैं, ठीक है। और सरस्वती जो है लुप्त है, दिखती नहीं है, लेकिन वहाँ माना जाता है कि वहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं, इसलिए उसे संगम कहा गया है। संगम पर नहाने से मतलब माना जाता है कि पाप हमारे नष्ट होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी गंगा नदी पवित्र है। धार्मिक कार्यों में गंगा नदी का जल का पूजन होता है, मतलब यूज़ होता है, प्रसाद में हम लोग करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो था, भारत का पहला समाचार पत्र, तो बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, पहला समाचार पत्र, ठीक है। और ये अंग्रेज़ी भाषा का था, इंग्लिश भाषा का था, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता था, मतलब निकलता था। और ये 1780 ये डेट अगर याद कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं याद हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहला समाचार पत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला समाचार पत्र निकला था 1780 में, ठीक है, और अंग्रेज़ी में, ठीक है। किस लैंग्वेज में? अंग्रेज़ी में, ठीक है, ठीक है। अंग्रेज़ी याद कर लीजिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लिखने में, अंग्रेज़ी में, ठीक है, सॉरी। जो आपका बंगाल गजट है ये, ठीक है, ये जो था अंग्रेज़ी में था, ठीक है, अंग्रेज़ी, ठीक। और मैंने आपको डेट बता ही दिया है, अगर याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। 1780 याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, लेकिन ये जरूर याद करिए बंगाल गजट, ठीक है। और जो और हायर वाले बच्चे भी इसको देख रहे हैं तो हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की का नाम आता है, ठीक है, इनके द्वारा हुआ था, ठीक है। जो पीसेस तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस फैक्ट को याद करें, अदरवाइज़ छोटे बच्चों के लिए जो 12th तक के बच्चे हैं बस ये याद करें बंगाल गजट 1780, और अंग्रेज़ी में था, पहला भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक है। चलिए 57 सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं सिद्धार्थ जो कि भगवान बुद्ध कहलाए बाद में, ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। तो उनका जन्म तो आप जानते हैं लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल, ठीक, नेपाल पड़ता है। और बोध गया में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, इसलिए फेमस है, ठीक है। और कौशाम्बी में कोई इनसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और मृत्यु कई बार पूछता है, मृत्यु कुशीनगर में, ठीक है। तो भगवान बुद्ध का मैंने 4 फैक्ट बताया, चारों फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। जन्म लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। तो जन्म हुआ कहाँ पे? लुम्बिनी में। बोध गया जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हुआ? बोध गया, ठीक है, बोध गया होना चाहिए। तो वहाँ पे इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति, ठीक। और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे ऋषिपत्तन बोलते हैं,
ठीक है, सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, ठीक। और जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। तो ये फैक्ट्स उनसे रिलेटेड थे, मैंने आपको बताया, ठीक। सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा, बार बार उसको सुनते रहिए, ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं बार बार सुनने से याद होती हैं। आप रोज़ उसको 10 मिनट 15 मिनट पढ़ते सुनते रहिए, ठीक है, सुनते रहिए, धीरे धीरे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नरेंद्र को विवेकानंद नाम से सर्वप्रथम पुकारा। जो खेतड़ी नरेश थे, ठीक है, राजा अजीत सिंह, खेतड़ी जगह है, ठीक है, उसके नरेश थे, राजा थे कौन, राजा अजीत सिंह। उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद नाम दिया था नरेंद्र जी को, ठीक। नरेंद्र दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद नाम से पुकारा था, ठीक है, सर्वप्रथम। और जब ये शिकागो में जा रहे थे तो उनकी हेल्प भी की थी पैसे से और चीज़ों से, ठीक है। जब शिकागो जा रहे थे, है ना, वहाँ पे उन्होंने जो अपना भाषण दिया था, ठीक है, उसमें, ठीक है। चलिए अगला, भक्ति आंदोलन के दक्षिण में प्रमुख संत थे। 59वां क्वेश्चन, दक्षिण में कौन से संत थे? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी मानी जाती है, 12वीं शताब्दी मतलब 1100 समथिंग, है ना, 12वीं शताब्दी मानी जाती है, ठीक है। रामानंद का नाम ने सुना होगा आप लोगों ने, तो इन्होंने शुरुआत की थी, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत की थी रामानंद ने की थी, ठीक है। और दक्षिण में जो इनके प्रमुख संत थे जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया, ठीक है, रामानुजाचार्य का नाम आता है इसमें, ठीक है, माधवाचार्य जी का नाम आता है, आदि शंकराचार्य जी का नाम आता है, नाम ये सब मेन थे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दक्षिण में जो प्रमुख संत थे, ठीक है, तो वो कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानुज, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। माधवाचार्य भी थे, रामदेव जी भी थे, लेकिन मेन जो है रामानुजाचार्य थे, प्रमुख संत। चलिए 60वां क्वेश्चन देखिए, इंद्रिय और मन की व्यर्थ चेष्टाओं का न्याम, ठीक है, क्या है? तो इसमें प्रमाद, इसे आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, है ना, आलस्य और प्रमाद जिसे कहा जाता है ना। प्रमाद का मतलब जैसे कि मन दुर्बल हो, जब आप अपना काम सही टाइम से नहीं करेंगे, है ना, तो मन की दुर्बल, जो आप नहीं कर रहे हैं सही टाइम से पढ़ नहीं, तो आपको लगता नहीं कि आप फेल हो जाएंगे, ऐसा होता है, तो ये प्रमाद कहलाएगा, ठीक है। मन की दुर्बलता एक तरीके से व्यक्त करता है, लापरवाही, आपकी लापरवाही की वजह से आप जिसे कहते हैं सोचते हैं एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, टाइम से आपने नहीं पढ़ा, रोज़ पढ़ना चाहिए था, है ना, ये सब चीज़ें असावधानी का भाव दिखाता है, ठीक है। तो इसी को इंद्रिय और मन की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम है प्रमाद, ठीक है। चलिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत का पुनरुत्थान होगा, ठीक है, कैसे? आत्मा की शक्ति, शारीरिक शक्ति, बताइए क्या होगा आपके? शांति और प्रेम से। तो आत्मा की शक्ति और शांति और प्रेम से भारत का पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा किससे? आत्मा की शक्ति, आत्मा, ठीक, और शांति और प्रेम भाव से, सभी के साथ शांति प्रस्ताव और प्रेम भाव से करेंगे व्यवहार, तो का जो है भारत का पुनरुत्थान होगा, ये स्वामी विवेकानंद जी मतलब मानते थे, ठीक है। चलिए, जीवन के अविच्छिन्न अंग मानना चाहिए, ये गायत्री मिशन का एक नारा भी है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, है ना, ठीक है। ये संकल्प कल मैंने आपको एक संकल्प दिखाया था, ठीक है, उसमें था, मैंने आपको बताया था कि एक समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, है ना। तो ये मतलब ये आपका जो है क्या है, एक अविच्छिन्न अंग है ना, मानना चाहिए। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। जो मैंने कल आपको दिया था नव युग का संविधान, उसमें सबसे लास्ट में शुरुआत में ही बताया था, है ना, कुछ तो उसमें ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको समझदारी से काम करना चाहिए, सभी काम ईमानदारी से करना चाहिए, जिम्मेदारी से करना चाहिए और बहादुरी से, कोई कार्य करें तो बहादुरी से उस चीज़ को करें, ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो, ठीक। ये चारों ही चीज़
तो फिलहाल बहादुरी इसमें नहीं दिया है। तो जीवन का अक्षय अंग मानना चाहिए समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को। ठीक है, चलिए तो चलिए 63 क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडिया विंग्स फ्रीडम प्रसिद्ध रचना है, किसकी है ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जी की ये रचना है इंडिया विंग्स फ्रीडम। ये आपको याद होना चाहिए, धीरे धीरे याद करेंगे, याद हो जाएगा। ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कई बार जो एसएससी रेलवे वगैरह में सबके क्वेश्चंस कई बार आए हैं, पीसीएस में भी स्टेप क्वेश्चन आए हुए हैं, मैचिंग के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसकी रचना किसने की है, मतलब किसकी रचना है, अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, ये पहले जो है जवाहरलाल नेहरू जो मंत्रिमंडल गठन हुआ था, ठीक है, तो उसमें इनके शिक्षा मंत्री भी थे, ये शिक्षा मंत्री के। ठीक है, और जब संविधान सभा बन रही थी तो उसके सदस्य भी थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठीक है, और जब 1952 में इनको जो है मरणोपरांत जब मर गए थे तो उनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल हिलाल, अल हिलाल। ठीक है, तो इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है, और अल हिलाल, अल हिलाल भी इन्हीं की है। ठीक है, कि हिलाल, ठीक है, अल हिलाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को उनकी जिस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये बहुत कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यामा के लिए जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए, जो पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला आप अगर आप देखें तो पूरब से पश्चिम तक के पूरे हिमालय की जो श्रृंखला है तो उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे है ना पर्वत हैं, तो उसमें से कह रहा है इसमें से एक पहाड़ इसमें नहीं है उसमें। ठीक है, तो वो कौन सा है। ठीक है, तो आप गए गौरी शंकर है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, महेंद्राचल नहीं है ना। जो हिमालय पर्वत अगर आप देखें भारत के उत्तर में जो आपका हिमालय है ना, भारत का नक्शा अगर आप देखें तो उसमें उत्तर में हिमालय है। ठीक है, तो उसमें जो बहुत सारे जो है पर्वत हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत छोटी हैं। ठीक है, जैसे इसमें नंगा पर्वत है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मंसालू है, इसी में माउंट एवरेस्ट भी है ना, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची है ना, भारत की कंचनजंगा सबसे ऊंची है। ठीक है, भारत की जब कहेगा तो कंचनजंगा हो जाएगी, और माउंट एवरेस्ट, ठीक है, विश्व की। ठीक है, तो ये सब पर्वत हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये सब पर्वत हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कौन नहीं है इसमें, तो महेंद्राचल इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, वह ग्रह जिसके सबसे अधिक चंद्रमाएँ हैं। देखिए, सबसे पहले जब इसके अभी 23-24 में जो है शनि हो गया, इसके पहले बृहस्पति थे, बृहस्पति के बहुत सारे चंद्रमा थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उसी के थे, लेकिन जब और खोज हुई, ठीक है, तो वर्तमान में लगभग शनि के 145 चंद्रमा है, तो सबसे ज़्यादा इस टाइम प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, 2024 चल रहा है, तो इस टाइम में शनि जो शनि है, ठीक है, उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमाएँ इसे बोलते हैं। ठीक है, शनि वर्तमान में 145 चंद्रमा है। ठीक है, और इसी का टाइटन जो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का ही। ठीक है, और बृहस्पति के लगभग इस टाइम में 95 के आसपास है। ठीक है, तो वर्तमान समय के हिसाब से जो मैं 2024 में बता रहा हूँ आपको, तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा जो चंद्रमाएँ हैं वो शनि के। ठीक है, चलिए, तो अब 66 क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। चलिए, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद थे, तो कुरु, काशी, पंचाल, ये तीनों ही जो है उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद थे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल कुरु, काशी, पंचाल, ये उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद थे। ठीक है, 68
बाणभट्ट दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हर्षवर्धन, है ना, कन्नौज पे राज्य था इनका, कन्नौज। ठीक है, वर्तमान में आपका जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कन्नौज के ये शासक थे हर्षवर्धन जी। ठीक है, तो लगभग 606 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 600। अब ये आप न याद रखिए, बस ये याद कर सकते हैं कि जो है, जो हर्षवर्धन जी कन्नौज पे राज्य करते थे। ठीक है, तो इन्हीं के टाइम में एक क्वेश्चन यही पूछता है कि किसके काम हैंसोंग भारत आया था, है ना, चीनी यात्री था हैंसोंग, इन्हीं के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैंसोंग। ठीक है, हैंसोंग बोलते हैं, हैंसोंग। ठीक है, सही से लिख नहीं पा रहे, हैंसोंग है, सॉरी। लिखने में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में हैंसोंग आया था भारत में, हैंसोंग आया था। ठीक है, चीनी यात्री था, तो ये भारत में आया था। ठीक है, हैंसोंग, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन से हैंसोंग, ठीक, चीनी यात्री था जो कि इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है। और बाणभट्ट जो है दरबारी कवि थे। ठीक है, किसके? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट नहीं, हर्षचरित्र लिखा है और कादम्बरी लिखा हुआ है। ठीक है, बाणभट्ट हर्षचरित्र के, हर्षवर्धन के समय में तो हर्षचरित्र लिख दिया, तो उनका वर्णन, उनके बारे में बताया, और कादम्बरी के लेखक। ठीक है, बाणभट्ट। ये भी क्वेश्चन, एक दो फैक्ट मैंने बताया आपको। एक तो बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के टाइम में, और हर्षवर्धन के टाइम में ही हैंसोंग जो चीनी यात्री था वो भी आया था, भारतवर्ष आया था। ठीक, तो दूसरा फैक्ट ये हो गया। तीसरा फैक्ट मैंने आपको बताया, बाणभट्ट की 2 रचनाएं, एक हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये भी आपको याद कर लीजिए। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 69 क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है, जो खेल में जो आपके प्रशिक्षक होते हैं, कोच, है ना, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो मतलब उस टाइम में कुछ अच्छा किए होंगे। ठीक है, तो उसमें जो है उनको पुरस्कार मिलता है। ठीक है, इसमें कांस्य की प्रतिमा मिलती है, 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र मिलता है ना। ठीक है, मंत्रालय इसका चयन करता है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को मिलता है। प्रेसिडेंट टाइम में जो है 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, नगद दिया जाता है, और कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। चलिए, देवधर ट्रॉफी, क्रिकेट जो लोग खेलते हैं वो जानते होंगे, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, वैसे भी जो क्रिकेट नहीं भी खेलता होगा उसको भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। तो कई सारे क्रिकेट से जो कौन से गावस्कर ट्रॉफी है ना, ऐसे करके हैं बहुत सारे। तो ये ट्रॉफीज़ के नाम आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। फुटबॉल में कौन से ट्रॉफी मिलते हैं, टेनिस में कौन से मिलते हैं, है ना, विंबलडन वगैरह, तो सब चीज़ें आपको याद करना चाहिए धीरे धीरे आप लोग। क्योंकि आप देखिए, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको सामाजिकता का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। यही क्वेश्चन कंपटीशन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए आपको इसके भी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पर डे आप 10-15 मिनट टाइम इसके कंपटीशन्स के लिए भी निकालिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और थोड़ी सी अच्छी किताबें भी पढ़िए जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है। धार्मिक किताबें पढ़िए जिसमें अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, ज्ञान की बातें दी हुई हैं। मोबाइल में टाइम ना ख़राब करिए। ठीक है, खेलना भी ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, है ना। स्वस्थ शरीर रहेगा तो उसके अंदर स्वच्छ मन रहेगा, और स्वच्छ मन रहेगा तो आप अच्छी चीज़ सोच पाएंगे। ठीक है, तो शरीर के साथ साथ मन को भी आपको हेल्दी रखना है, स्वच्छ रखना है। ठीक है, अच्छे विचार को उसके अंदर लाना है, गंदे विचारों को दूर करना है। तो अच्छे विचार कैसे आएंगे? अच्छी किताबें पढ़ने से आएंगे। तो इसलिए आपकी गायत्री मिशन की भी बहुत अच्छी किताबें हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, या आप किसी भी धर्म की अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जिसमें अच्छी बातें लिखी हों, उसको पढ़िए। ठीक है, चलिए, जिस पौधे में 71 क्वेश्चन देखिए, जिस पौधे में पौधे की पत्तियों में तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये तुलसी का पौधा है ना, उसमें तेल की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं पत्ते में। ठीक है, ठीक है, तो तुलसी आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म में उसकी धरती जो तुलसी माता की पूजा की जाती है, उनका प्रसाद में
प्रसाद में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है ना, यूज़ किया है बहुत से। और तुलसी तो वैसे भी जड़ी बूटी का काम करती है खांसी के लिए, और छोटे छोटे रोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है तुलसी, है ना। तो ठीक है, तो ये तुलसी बहुत ही धार्मिक मतलब प्रवृत्ति से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आध्यात्मिक, और मतलब आध्यात्मिक तो हो ही गया, और ये जो आपका दवाई ववाई या इस टाइप से मेडिकल लाइन में भी बहुत उपयोग होता है। ठीक है, चलिए, खांसी ऐसी के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर आप समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। एडिसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बल्ब से, है ना, तो वही चीज़ आप जान रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिकों ने बालक एडिसन जो आगे वैज्ञानिक बना में एक अच्छे वैज्ञानिक का क्या गुण देखा। ठीक है, वैज्ञानिक ने बालक एडिसन जो आगे वैज्ञानिक बना, जानते हैं ना, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, तो क्या चीज़ का गुण देखा उनके अंदर। ठीक है, तो क्या था, शालीनता, सफाई और सुव्यवस्था, लगनशीलता या वाचालशीलता। ठीक है, तो इसमें सफाई और सुव्यवस्था, अपना कार्य सब सही टाइम से करते थे, सब व्यवस्थित रखते सामान। ठीक है, सफाई और सुव्यवस्था का ये गुण उन्होंने देखा था। ठीक है, और अब इनका जो एडिसन बोलते हैं, इनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन, ये एडिसन का पूरा नाम था। ठीक है, आप जानते ही हैं जो बल्ब का आविष्कार है ना, प्रकाश बल्ब जिसे बोलते हैं, प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर, ठीक है, कैमरा का निर्माण इन्होंने किया। और बचपन में थोड़ा से कमज़ोर थे, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इनको इनका जो पत्र था, इस एक्चुअली में स्कूल में थोड़ी से था कि स्कूल में बहुत कमज़ोर थे, तो उनके प्रिंसिपल ने माताजी को बुलाया और एक पत्र दिया, कहा बच्चे को, ठीक है, बच्चे को दिया, और बेटा अपने मम्मा को दे देना, माता को दे देना। ठीक है, तो उस पत्र को उन्होंने अपने माता को दिया, तो माता ने जो है पूछा, मतलब बेटा एडिसन जी जब छोटे थे तो माता से पूछे कि माता जी, मेरे पिता जो मेरे स्कूल के टीचर ने या प्रधानाचार्य ने जो लेटर दिया है, पत्र दिया, उसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, और बहुत टैलेंटेड है, और मैं आपको यहाँ पर मतलब नहीं पढ़ा सकता हूँ, कि बहुत टैलेंट की आवश्यकता है उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसा बोला। ठीक है, और ये अपने बच्चे में एक आत्मविश्वास भर दिया, और बच्चा फिर घर पे ही पढ़ने लगा, मतलब उन्होंने अपने आविष्कार करने लगे और जो चीज़ें करने लगे, कई बार असफल हुए कई चीज़, और फिर आप जानते हैं साइंटिस्ट बने। ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु हो गई इनकी माता की, एक दिन फिर ये ऐसे ही कुछ कर रहे थे और लेटर कहीं से गिरा, मूर्ति के पीछे शायद था उनके लेटर, जो है उनकी जो फोटोग्राफ था उसके पीछे था, तो उस लेटर को पढ़े अपने प्रिंसिपल का, उनको दिखा, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत पढ़ने में कमज़ोर है, मैं आपको इस बच्चे को अपने स्कूल से निकाल रहा हूँ, ये बताया, है ना, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। ठीक, अब बताइए, एक माँ, है ना, एक माँ ने जो है बच्चे को वो मतलब अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहन दिया। बच्चा कमज़ोर था लेकिन उसको प्रोत्साहन दिया, नहीं बेटा तुम पढ़ो और मतलब अपने से करो, एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, और उसमें जोश भरा, और बच्चा वही महान साइंटिस्ट एडिसन बना। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि माँ चाह ले तो बच्चे को बहुत कुछ आगे बढ़ा सकती है। इसीलिए कहा गया है, यदि माता ही हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। तो माता अगर अज्ञान रहेगी तो बच्चे कैसे महान बन पाएंगे, है ना। इसलिए माता को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती हैं, है ना, अच्छे ज्ञान दे सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ी लिखी हो, लेकिन संस्कार तो दे सकती हैं, अच्छी चीज़ मोटिवेट कर सकती हैं ना, जो कि एडिसन को उन्होंने किया। ठीक है, तो एडिसन की बात आई तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कहानी। चलिए, विवेकानंद 73 क्वेश्चन देख लीजिए, विवेकानंद शिला कहाँ पे है। ठीक है, तो विवेकानंद शिला फिलहाल कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो रॉक्स है, ठीक है, विवेकानंद शिला। ठीक है, कहा जाता है कि इस चट्टान पे जो है देवी कन्याकुमारी, मतलब एक मिथ है, लोग कहते हैं कि इस चट्टान पे जो देवी कन्याकुमारी, मतलब माता पार्वती को ही देवी जो कन्याकुमारी कहते हैं, ने जो है इसी के शिखर पर जो है तपस्या की थी। ठीक है, शिव जी की तपस्या की थी,
ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और फिलहाल जो ये स्मारक है, ठीक है, इसी इसी जो स्मारक मतलब ये जो आपका शिला है, पत्थर है ना, वहीं पे स्वामी विवेकानंद जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी कहते हैं, मतलब है ना, मेन चीज़ तो यही है भाई, विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, ठीक है। फिर बीच में जो है उसका नाम बदलने की कोशिश की गई है, जो भी चीज़ें रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि विवेकानंद शिला जो है रॉक्स कहाँ पे है, ये आपका जो है कहाँ पे है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु, है ना। दक्षिणतम राज्य देखेंगे अगर आप मैप में तो सबसे दक्षिण में है भारत का, है ना, वहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे तो ये विवेकानंद शिला ऐसे नाम रखा गया क्योंकि विवेकानंद शिला को यहाँ पे विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ऐसा भी माना जाता है, कन्याकुमारी में माता पार्वती ने यहाँ पे तपस्या की थी, ठीक है, शंकर जी के लिए, ठीक है। चलिए, चाणक्य आप जानते हैं, है ना, आचार्य थे कहाँ के, ठीक है। तो जो चाणक्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का नाम सुना है ना आपने, ठीक है। तो चाणक्य जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है ना। तो तक्षशिला में पहले नंदवंश था, नंदवंश को समाप्त करके, ठीक है, चंद्रगुप्त के राजा बनाया था वहाँ पे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य आपने सुना है। और इन्हीं के पुत्र बिंदुसार थे, बिंदुसार के पुत्र अशोक हुए, है ना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, नंदवंश का समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना हुआ, ठीक है, चंद्रगुप्त को राजा बनाया वहाँ पे, ठीक है। तो चाणक्य आप समझ गए, इनके गुरु थे, ठीक है। इन्हीं का नाम जो है, चाणक्य का ही नाम, चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र इन्हीं का है, ठीक है। तो ये तक्षशिला में जो है, तक्षशिला में ही जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वहीं पे ये पढ़े भी थे और अध्यापक भी थे चाणक्य, ठीक है। पहले पढ़े वहाँ पे, फिर वहीं पे अध्यापक के रूप में भी कार्य किया था, तक्षशिला, ठीक है। तो चाणक्य आचार्य थे कहाँ के, तक्षशिला। मैंने बताया चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है और इन्होंने किसको राजा बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। किसको वंश करके, नंदवंश के जो शासक थे उनको, उसका मतलब उसको हरा करके, ठीक है, कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, ठीक है, हरा। चलिए, विनोबा भावे को लोक सेवा की प्रेरणा मिली थी, मतलब जो लोक सेवा, जो दूसरे के लिए सेवा करना, सेवा भाव, ये जो मिली थी उनको अपनी माता से मिली थी, ठीक है, विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे जानते हैं, विनोबा भावे का नाम आता तो भूदान आंदोलन से संबंधित है, आप जानते ही हैं ना। भूदान आंदोलन चलाया था जमींदारों से, जो है रिक्वेस्ट करके कि आप ज़मीन अपना दान करिए गरीबों के लिए, जिनके पास गरीबों के लिए जगह ज़मीन नहीं है वो खेती के लिए अपनी ज़मीन दान करिए, ठीक है, उन्होंने। और तो विनोबा भावे का समझ में आ गया होगा, है, इन्होंने भी भूदान आंदोलन चलाया था, सर्वोदय आंदोलन, है ना, मतलब समानता के लिए, गांधी विचार जो न्याय की बात करता है, सर्वोदय आंदोलन, ठीक है। तो ये इन्हीं विनोबा भावे से ही संबंधित है। तो फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन है, विनोबा भावे को लोक सेवा की प्रेरणा मिली थी अपनी माता से, ठीक है। सर्वोत्तम औषधीय गुण से युक्त पेड़ है, तो जानते हैं नीम का पेड़ बहुत ही उपयोगी है ना, नीम का पेड़ जो है औषधीय गुण है उसमें, है ना, उसका दातुन भी करते हैं और पेट से संबंधित रोगों के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसकी खाल, जो सी छाल होती है, उससे तेल निकलता है, उसमें बहुत ही उपयोगी है ना। तो ये सब हो जाएगा। चलिए, 77 क्वेश्चन देखिए, नगर और जिनके तट पे वे बसे हैं, तो वो नगर बताने हैं जिसके तट पे बसे हुए हैं। तो अयोध्या तो आप जानते ही हैं, अयोध्या अभी जो सरसू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या नदी जो अयोध्या है वो सरजू नदी के किनारे जो बसा है, ठीक है। और वाराणसी, अच्छा वाराणसी इसमें नहीं है, वाराणसी तो गंगा जी किनारे ही है, ठीक है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, गोमती नदी किनारे नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वहाँ पे। तो गुवाहाटी है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अहमदाबाद तो साबरमती के ही है ना, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, है ना, ये हो गया। और श्रीनगर झेलम, ठीक है। तो जो आंसर होगा 77 का आपका बी हो जाएगा,
गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये आंसर गलत है। इस टाइप वैसे मैंने आपसे कहा ना, नदियों के किनारे जो महत्वपूर्ण जो ज़िले हैं, ठीक है, मतलब है ना, तो उसको आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर चलिए 78 क्वेश्चन देखिए। इतिहास में भारतीय नेपोलियन के नाम से जिन्हें आता है, नेपोलियन जानते ही हैं, नेपोलियन बोनापार्ट जो है पूरे भारत मतलब उधर आक्रमण करते हुए भारत में भी आया था, और से जो है मौर्य काल में, है ना, भारत आया था जीतता हुआ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से जो है उनके जो है युद्ध भी होता है ना। ठीक है, तो फिलहाल ये जो तो वो बोरा मतलब क्या था कि वो जीतता हुआ, दूसरे राज्यों को जीतता हुआ, हराते हुए आया था। ठीक है, तो उसी तरह भारत के जो समुद्रगुप्त जी थे, गुप्त वंश जो गुप्त शासक हुए, ठीक है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे और कुमार देवी की माता का नाम था, तो उन्हीं के पुत्र हुए समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त। ठीक है, तो उन्हीं तो वो भी जो है उन्होंने जो है कई राज्यों को हरा करके और उसको अपना विस्तार किया था, इसलिए उनको मतलब भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तब विस्तार करते जा रहे थे हरा करके लोगों को, तो इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, और इन्होंने समुद्रगुप्त जो है अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ठीक है, और इनको कहा जाता है कला और साहित्य का संरक्षक भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए शून्य के सबसे पहले जिन्होंने अंक के रूप में माना और इसका गणितीय उपयोग बतलाया। ठीक है, तो देखिए आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया। ठीक है, आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में थे। ठीक है, और ब्रह्मगुप्त उसके बाद में थे 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इन्होंने भी उसका वो किया था, लेकिन इसका आंसर जो होगा आर्यभट्ट लिखा है ना, सबसे पहले की बात कह रहा है। शून्य का को सबसे पहले जिन्होंने अंक के रूप में माना और उसका गणितीय उपयोग बताया, आर्यभट्ट ने। ठीक है, बाद में ब्रह्मगुप्त जी भी जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, उसमें शून्य के जो है अवधारणा को विकसित किया। और ठीक है, तो शून्य का सबसे पहले जिन्होंने अंक के रूप में माना और उसका गणितीय उपयोग बताया, आर्यभट्ट, जिसे कहते हैं ना शून्य की खोज, आर्यभट्ट, है ना। चलिए पवनार 80 क्वेश्चन देखिए। पवनार जिस महापुरुष की कर्मस्थली है, विख्यात है। पवनार जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, वर्धा जिला है, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पड़ता है। ठीक है, ये जो पवनार है तो वो उनकी कर्मस्थली पूछ रहा है किसकी है। ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया कि भूदान आंदोलन जिसे चलाया था विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो पवनार जो है ये कर्मस्थली है विनोबा भावे जी की। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है पवनार, ये वर्धा जिला वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान राम का जीवन एक श्रेष्ठतम उदाहरण है, तो जानते हैं मर्यादा। देखिए यहाँ परिवार भाव, संस्कारवान होने का और मर्यादा पालन। तो मर्यादा पालन तो कहते ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब मर्यादा को पालने वाले, है ना। मर्यादा क्या? मर्यादा का मतलब कि आप अपने मर्यादा में रहें। जैसे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक, भाई भाई में क्या कर्तव्य है, गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, है ना, कैसे एक दूसरे से। ठीक है, राजा का मतलब राजा का अपने प्रजा से क्या होना चाहिए संबंध, है ना। तो उस सब पूरा मर्यादा उन्होंने पालन स्थापित किया। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। परिवार का भाव मतलब सभी लोग एक दूसरे से प्रेम व्यवहार, है ना, तो ये पारिवारिक भाव भी है उनके अंदर, भगवान राम के अंदर। ठीक है, और संस्कारवान भी हैं भाई, फिर संस्कार जो हैं, ठीक है, सभी का मानना, मतलब बड़ों का कर्तव्य पालन करना, और जो संस्कार होते हैं, है ना, संस्कार युक्त हैं। ठीक है, 16 संस्कारों से मतलब जो भी संस्कार होते हैं वो उनके अंदर वो संस्कार भी हैं। ठीक है, कैसे हम बड़ों से बातचीत व्यवहार ये सब चीज़ें आप जानते हैं,
सब चीज़ें जो जो कहते हैं ना भगवान राम, है ना, इसीलिए कहते हैं कि आज के परिवार के विघटन का कारण क्या है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ना होना, एक दूसरे का बात का ध्यान मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब जो सब गुण हैं, अच्छे गुण, वो सब भगवान श्री राम में है ना। तो ये सब इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ABC, ठीक है। पारिवारिक भाव, संस्कारवान होने का गुण और मर्यादा पालन का। जिस बालक ने 11 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा छोटा ना हो, आप लोगों को दिख रहा होगा, वैसे बड़ा मैंने कर दिया है, ठीक है। जिस बालक ने 11 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, ठीक है। तो यानी भाई 11 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्र, जितने शास्त्र हैं उसका अध्ययन कर लेना, तो इसका मतलब बहुत ही टैलेंटेड होगा, है ना, या कोई बहुत ही शक्ति होगी इसके अंदर, ठीक है। तो वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य, है ना, ने 11 वर्ष की अवस्था में कहा जाता है कि समस्त शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र का अध्ययन कर लिया था, है ना। तो ये समझ लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। 11 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है, 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कर लिया था, ठीक है। और इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की टीका की है, पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, तो ये भी इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल जिस बालक ने 11 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, वल्लभाचार्य। चलिए, विक्रम साराभाई ने जिस विषय पर शोध कार्य किया, तो इन्होंने जो कार्य किया था, विक्रम साराभाई, है ना, अंतरिक्ष से संबंधित है ना, इसरो की स्थापना सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो अंतरिक्ष किरणों पे किया था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो 1969 में इसरो की स्थापना होती है ना, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं इसरो, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बोला जाएगा, ठीक है। इसरो की जो स्थापना भी इन्होंने, विक्रम साराभाई ने ही किया था, इसरो, ठीक है। मैं लिखता हूँ इसरो, ठीक है, इसरो की डेट, इसरो इम्पोर्टेंट है, ये डेट भी आती है कंपटीशन में, 1969, तो कुछ इसको भी याद कर सकते हैं, इसरो, ठीक है। तो जो इसका आंसर था फिलहाल, विक्रम साराभाई ने जिस विषय पर शोध कार्य किया अंतरिक्ष किरणों पे, है ना, इसरो का डेट आपका स्थापना दिवस भी होना चाहिए 1969, ये पूछा गया है कंपटीशन में, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, और भारत का पहला उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट 1975 में, ठीक है, यहीं से छोड़ा गया था, ठीक है। विक्रम साराभाई जो इसरो सैटेलाइट मतलब यहीं से छोड़ा गया था, अनुसंधान संगठन उसे डिज़ाइन किया सब कुछ, ठीक है, इसरो, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष जो आपकी जो है स्पेस एजेंसी है ना, तो इसरो ये सब करते हैं, सब इसरो ही काम करता है सब, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बताया, 1975 में भारत का जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो भारत का पहला उपग्रह का नाम बताइए, आर्यभट्ट, ठीक है ना, आर्यभट्ट जो है नाम दिया गया, ठीक है, 1975 में छोड़ा गया था। चलिए, तो एक इससे फैक्ट मैंने बता दिया, ठीक है। तो विक्रम साराभाई जो हैं, ठीक है, अंतरिक्ष जो ठीक है, तो इससे संबंधित हैं, ठीक है। और अब जानते हैं तो ये वैज्ञानिक थे, ठीक है, इंजीनियर भी थे, इनको पद्म भूषण मिल चुका है, जो, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार होता है ना, सब पुरस्कार मिले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी, नर्मदा का उद्गम स्थान, नर्मदा कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पड़ता है, आपका जो है MP मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, नर्मदा नदी। और जानते हैं कि ये अधिक जैसे ये नदियाँ हैं, तो ये नदी पश्चिम की तरफ बहती है ना, ये नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है जनरली, और सब नदियाँ जो कि बंगाल खाड़ी में गिरती हैं तो पूर्व साइड में बहती हैं, ठीक है। तो ये नदी है आपकी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से,
ठीक है। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से निकलेगी तो जो इधर पश्चिम में जाते हुए और कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो पश्चिम में बहेगी तो इसके पश्चिम में क्या है? मध्य प्रदेश का अगर मैप आप देखेंगे तो इसके बगल में महाराष्ट्र है और कुछ उसमें गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिरती है जो कि अरब सागर है ना। अरब सागर में देखेंगे गुजरात के जस्ट उधर ऊपर जहाँ नीचे है मतलब, ठीक है, वहाँ पे खंबात की खाड़ी है, वहाँ पे अरब सागर में गिरती है, ठीक है। जानते हैं ना, पूरब में आपका बंगाल खाड़ी है पश्चिम भारत के, ठीक है, और इधर आपका पश्चिम देखा जाए तो अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है ना। तो पश्चिम में गिरती है। चलिए, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है नर्मदा नदी। एक ये भी फैक्ट है, ठीक है। और कहाँ पे गिरती है ये भी अगर याद कर लीजिए, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अरब सागर में जो खंबात की खाड़ी वहाँ पे है, ठीक है। चलिए, 80 घाव लगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। यह कथन किसके प्रति है? ठीक है, तो ये महाराणा सांगा के लिए ये कथन है, ठीक है। महाराणा सांगा, जो राणा सांगा भी कहते हैं इनका, ठीक है, इनका पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह, मेवाड़ के शासक थे, ठीक है। और मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने जो जितने राजपूत थे उनको संगठित, वहाँ के जो राजा थे उनको संगठित करने का भी कार्य किया था, है ना। और महाराणा सांगा से खानवा का युद्ध इन्होंने जो है बाबर की सेना को हराया था, ठीक है, खानवा के युद्ध में 1527, ठीक है, 1527, ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें जो है बाबर को हराया भी था, ठीक है। और युद्ध मतलब जो है खानवा के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो और ये घायल होते हुए भी मतलब बहुत मतलब 80 घाव उनको लगभग लगे थे, है ना। इसीलिए कहा भी गया 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, ठीक है। तो इन्हीं के लिए कहा गया, बहुत बहादुर थे इसीलिए, ठीक है। तो खानवा के युद्ध में इन्होंने बाबर की सेना को भी हराया था। तो इससे रिलेटेड चीज़ आपको समझना गया कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ये किसके लिए कहा गया है? महाराणा सांगा के लिए। दूसरा फैक्ट मैंने आपको बताया कि जो महाराणा सांगा थे, इन्होंने बाबर की सेना को 1527 में हराया था, ठीक है, 1527 में, जिसे कहते हैं खानवा का युद्ध। किसे क्या कहते हैं? खानवा का युद्ध 1527 में हराया था। किसको हराया था? बाबर की सेना को। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष तो अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो भारतवर्ष को तो जानते ही हैं, आर्यावर्त, भरतखंड, हिंदुस्तान, तीनों ही नाम से जाना जाता है। आर्यावर्त जब मंत्र पढ़ा जाता है देखेंगे अगर भारत के, तो आर्यावर्त देशांतर्गत एक वर्ड आता है, और भरतखंड कहा ही जाता है, भरतखंड, और हिंदुस्तान बोला ही जाता है। तो भारतवर्ष को अन्य नाम जिन नामों से जाना जाता है, आर्यावर्त, भरतखंड और हिंदुस्तान, ठीक है। 87 क्वेश्चन देखिए। शत्रु के विरुद्ध असीम शौर्य, अदम्य साहस दिखाने हेतु वीरता का सर्वोच्च सम्मान पदक है। देखिए, जब युद्ध काल होता है भारत में या अपने मतलब, ठीक है, युद्ध काल में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं परमवीर चक्र, ठीक है। युद्ध काल में दिए जाने वाले जो चक्र, महान सबसे जो फर्स्ट नंबर पे होता है परमवीर चक्र मिलता है, ठीक है, परमवीर चक्र मिलता है। उसके बाद महावीर चक्र होता है, फिर तीसरा वीर चक्र होता है। अगर तीन सीक्वेंस में कहा जाए तो पहला परमवीर चक्र, परम, दूसरा महावीर चक्र, तीसरे नंबर का वीर चक्र, ठीक है। ये युद्ध काल में जब युद्ध चल रहा है उस टाइम में जो, ठीक है, वो जो पुरस्कार मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो युद्ध काल का पुरस्कार होता है, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे वीर चक्र, पहले नंबर पे परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पे महावीर चक्र, ठीक है, तीसरे नंबर पे वीर चक्र, ठीक है। और युद्ध ना चल रहा हो यानी शांति काल है,
उसमें जो वीरता करें, वीरता साहसिक कार्य करें, आत्म बलिदान किसी के लिए, है ना, तो उस टाइम में जो पुरस्कार मिलता है, ठीक है, तो ये भी सैन्य पुरस्कार ही है, ठीक है। तो शांति काल में सबसे फर्स्ट नंबर पर होता है अशोक चक्र, शांति काल में, ठीक है, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है, दोनों ही सैन्य पुरस्कार हैं, लेकिन ठीक है जब युद्ध काल की बात आएगी तो परमवीर चक्र, ठीक है ना, युद्ध काल, और शांति काल की बात कही जाएगी तो अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र शांति काल के लिए जो पुरस्कार हैं, जैसे मान लीजिए सीक्वेंस है ना, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सब शांति काल में दिए जाने वाले हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, मतलब चक्र आ जाए, ठीक है, मतलब चक्र तो इसमें आ ही रहा है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये शांति काल के पुरस्कार, ठीक है। और जब युद्ध काल है, युद्ध में कर रहे हैं, ठीक है, युद्ध चल रहा है, तो शत्रु के विरुद्ध असीम शौर्य दिखाया उन्होंने, अदम्य साहस दिखाया, उस टाइम में जो पहले नंबर पर होता है परमवीर चक्र, सबसे फर्स्ट नंबर पे सर्वोच्च पुरस्कार जिसे बोला जाता है। सेकंड नंबर पर महावीर चक्र होता है, तीसरे नंबर पे वीर चक्र, ठीक है। देखिए BCD जो तीनों लिखा हुआ है, ये तीनों ही आपके जो युद्ध काल के हैं, ठीक है, ठीक है, युद्ध काल के, और सबसे इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, परमवीर चक्र, ठीक। और शांति काल का जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो अशोक चक्र होता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कीर्ति, मतलब सेकंड और थर्ड पे कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। चलिए तो 80 आप समझ में आ गया होगा। चलिए 88 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है, धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम जिस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक द्वारा बतलाया गया था वो कौन थे, ठीक है। तो आर्यभट्ट जी ने इस चीज़ को बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने ही धुरी पे, है ना, घूमती है, मतलब खुद रोटेशन कर रही है। एक तो परिक्रमा करना होता है, किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की कर रही है, और एक खुद रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से आपका दिन रात होता है 24 घंटे का, है ना। तो ये चीज़, ठीक है, तो ये बताया कि परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण, ठीक है। चलिए तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन और करा देते हैं तो 100 हो जाएगा। 57 मिनट्स के वीडियो हो चुका है, ठीक है। जलियांवाला बाग स्मारक कहाँ पे है, आप लोग सुने होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो ये फिलहाल कहाँ पे है, अमृतसर है, अमृतसर पंजाब, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि अगर आपने पढ़ा होगा 1919 में रोलेट एक्ट एक आया था कि मतलब बिना सुनवाई के ही जो है किसी को पकड़ करके जेल में बंद कर सकते थे, वो शक्ति मिल गई थी अंग्रेज़ों को, ठीक है। रोलेट एक्ट आया था, ठीक है, मतलब बिना कोई कानूनी कार्रवाई के ही जेल में डाल दिया और कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसी का विरोध करने के लिए जो है, विरोध करने के लिए जो एक समझ लीजिए एक क्या क्या गया कि जो है एक मतलब जो है एक आंदोलन समझ लीजिए एक तरीके से हुआ, मतलब लोग इकट्ठे हुए, आंदोलन क्या हुआ, एक जगह पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है। वो जगह था जलियांवाला बाग, ठीक है। वहाँ पे लोग इसके विरुद्ध में जो है संगठित हुए, और वो लोग अपनी बात को रखने के लिए वहाँ पे उपस्थित हुए थे, और उस पर जो है जो निहत्थे थे, मतलब कोई हथियार नहीं ले गए थे, शांतिपूर्वक थे, और उस पर जो उस टाइम जनरल था वो जनरल डायर था, ठीक है। तो ब्रिटिश सैनिक ने उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से आदेश दिया गोली चलाने के लिए 13 अप्रैल 1919 के दिन, और बहुत सारे निहत्थे जो है लोग मारे गए, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग कहाँ पे, अमृतसर में, ठीक है, ठीक है। गोली से भून दिया गया, बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए, ये सब चीज़ें, बहुत लोगों की भारतीय की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, 1919 का रोलेट एक्ट के विरोध में था। चलिए गीता की जन्मभूमि कही जाती है ना। गीता का ज्ञान कहाँ पे दिया गया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र में दिया था जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच में। तो उस टाइम में कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और गीता बहुत ही हिंदुओं की बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, और जिसके बहुत से देश के लोग इसको पढ़ते हैं और उसके विचारों को जो है अपने जीवन में उतारते हैं, ठीक है।
चलिए, तो गीता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया कुरुक्षेत्र, है ना, ये तो कुरुक्षेत्र आंसर हो ही गया। नर हरिदास के शिष्य थे कौन? तुलसीदास। तो ये आप फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। फैक्ट्स जहाँ बताने लायक होगा, समझाने लायक होगा, उसको बताऊँगा। जहाँ सिर्फ फैक्ट है उसको आपको याद करना होगा। चलिए, जिन्हें छत्रपति, अच्छा अगला क्वेश्चन 92 है। मौर्य शासक में जो महान कहलाए, तो अब कहते हैं ना अशोक महान, है ना, तो इसमें मौर्य शासक में तो सबसे पहले आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है पहले नंबर पे। नंद वंश का नाश करके, मतलब उसको हरा करके, और उसके हत्या हो जाती है, और उसको जो है हरा करके जो है आपका मौर्य वंश आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र होते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र होते हैं अशोक। ठीक है, तो बहुत ही महान शासक थे, इसीलिए अशोक महान कहा जाता है। और उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद ये हिंसा को देखते हुए उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे। ठीक है, ठीक है, फिर उन्होंने जो हिंसा का विरोध भी किया कि हिंसा नहीं करना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो ये महान कहलाया। इसीलिए मौर्य सम्राट के महान इसलिए भी क्या है, और फिर वो बहुत से धार्मिक धर्म से जुड़े और बहुत सारे जो है उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए बाद में। ठीक है, इसीलिए मौर्य साम्राज्य मौर्य शासकों में अशोक जो है महान कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 93 क्वेश्चन है। जिन्हें छत्रपति से संबंधित किया जाता है, तो कहते हैं ना छत्रपति शिवाजी। ठीक है, हम जानते हैं जो मराठा साम्राज्य था उसकी जो है स्थापना किया था, संस्थापक थे शिवाजी, है ना, तो इसीलिए इन्हीं से संबंधित हैं, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किया उन्होंने। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते ही हैं। ठीक है, चलिए 94 क्वेश्चन। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार जिस ज्योतिर्लिंग के निकटवर्ती क्षेत्र में महर्षि चरक ने औषधीय पौधों का उत्पादन किया था, वह क्या है? ठीक है, वह मतलब कहाँ पे है? ठीक है, तो इन्होंने जो किया था ये है केदारनाथ। ठीक है, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार जिस ज्योतिर्लिंग के निकट क्षेत्र में महर्षि चरक ने औषधीय पौधों का उत्पादन किया था, वो है आपका केदारनाथ। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने शक्ति का खान कहा है, इसको कहा है इन्होंने, इसका ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, इसको ऊपर करना पड़ेगा। गीता को, वेदों को, उपनिषदों को या पुराणों को? तो उपनिषदों को जो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? शक्ति की खान कहा है। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो उपनिषद आपके 108 उपनिषद हैं। ठीक है, तो उपनिषद में एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में इसमें गुरु शिष्य के बीच का संवाद है, मतलब गुरु शिष्य को जो है संवाद है, क्वेश्चन शिष्य पूछते हैं गुरु से, गुरु जी उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो वो संवाद है। इस टाइप से टोटल 108 हैं, मतलब उपनिषद हैं। ठीक है, और इसमें जो शिष्य मतलब अपने गुरु से जो क्वेश्चंस होते हैं उसका पूछते हैं और गुरु उनका जो है उसका आंसर देते हैं। ठीक है, उसका समाधान बताते हैं, समझ लो एक तरीके से। ठीक है, इसीलिए जो उपनिषद है ज्ञान के भंडार हैं, तो उसी को इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? शक्ति की खान कहा है उपनिषदों को। ठीक है, इसीलिए कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 हो गया, 100 क्वेश्चन साथ हम लोग करेंगे। चलिए 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए 95, 96 हिंदी का पहला पत्र। ठीक है, इंग्लिश का मैंने बताया था सबसे पहला बंगाल गजेट। ठीक है, मतलब भारत का। ठीक है, वो इंग्लिश में था। ठीक है, और हिंदी का जो है उत्तंड मारतंड पढ़ते हैं, मारतंड यहाँ लिखा हुआ है। तो हिंदी का जो पहला पत्र है, ठीक है, ये उद्दंड मारतंड। ठीक है, और ये 1826 में। ठीक है, तो ये हिंदी का पहला था। ठीक है, जानते हैं बंगाल से ही हुआ, मतलब बंगाल में कलकत्ता से हुआ, जो इसका प्रकाशन हुआ कलकत्ता से हुआ था। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, और ये पत्र सप्ताह में आता था, साप्ताहिक था मतलब। ठीक है, हिंदी भाषा का था, इसीलिए इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहला समाचार पत्र था। ठीक है, पहला पत्र था। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, क्या नाम था?
उदंड मार्तंड, ठीक है, मार्तंड था, ठीक है। तो इसका फिलहाल जो आंसर होगा उत्तंड, अच्छा मैंने मार्तंड लगाया, सॉरी, उत्तंड मार्तंड, ठीक है। तो इसे मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ उद्दंड लगा दिया, उद्दंड मार्तंड। ये पहला आपका पत्र जो था, ठीक है, हिंदी में था मैंने बताया 1826, ठीक है, 1826 याद कर सकते हैं, कलकत्ता से, कोलकाता, ठीक है, कलकत्ता को अब कोलकाता बोला जाता है। चलिए, जिस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया जाता है, 97 क्वेश्चन देखिए, तो ये मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास के खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है, हिंदी जो साहित्य के इतिहास के खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण क्या थे, कवि थे, इसीलिए, ठीक है। चलिए 98 क्वेश्चन, हमारे देश भारत में दक्षिण में जो महासागर है, देखिए दक्षिण में आप जानते हैं ना, हिंद महासागर, तो वही है, प्रशांत महासागर है नहीं, आर्कटिक महासागर नहीं है, अटलांटिक महासागर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो दक्षिण में भारत में देखे हैं ना, आपका देखें पूरब में देखा जाए तो कौन सा है, कौन सी खाड़ी है, बंगाली खाड़ी है। पश्चिम में देखा जाए तो खंबात की खाड़ी है ना, और अरब सागर है वो पूरा सागर, ठीक है। और सबसे नीचे देखा जाए तो कौन सा है, हिंद महासागर है। चलिए 99 क्वेश्चन देख लीजिए, सिख धर्म के पवित्र प्रतीक हैं, तो सिख धर्म के पवित्र प्रतीक हैं कड़ा, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा। ये तो तीनों ही आपका जानते हैं, ये सब सिख धर्म के पवित्र क्या है, प्रतीक हैं, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक आप जानते हैं गुरु नानक देव जी ने किया था, और इनका गुरु नानक देव है ना, इनका जो जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, है ना, जो गुरु नानक ने, और इन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत भी की थी, है ना। और आप जानते ही हैं सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ना, वो कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है। तो पवित्र ग्रंथ आप जानते ही हैं सिख धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक। और गुरु नानक देव जी का जो जन्म मैंने बताया तलवंडी पाकिस्तान, तलवंडी जो पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, और गुरु शिष्य की जो परिक्रमा की परंपरा की जो शुरुआत की थी, ठीक है। और डेट अगर जानना चाहते हैं तो डिटेल में जो पीसेस, मतलब फैक्ट आप लोगों के लिए तो जरूरी नहीं है, तो जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे याद कर सकते हैं, ठीक है। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, किसका, गुरु नानक देव जी का। या कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए महर्षि, आज का 100वां जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मैं आज यहीं स्टॉप करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। महर्षि अरविंद का आश्रम स्थित है, तो ये महर्षि अरविंद पांडिचेरी में इनका आश्रम है, ठीक है। तो जो मतलब अभी ये क्यों फेमस है महर्षि अरविंद, ठीक है। देखिए एक तरीके से ये क्रांतिकारी मतलब स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े भी थे, और उसके पहले जो है, जो आज की डेट है जो सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, ठीक है। और जो IAS का एग्ज़ाम होता है IAS, ठीक है, तो पहले ये ICS कहलाता था, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी वो कर चुके हैं, तैयारी किए थे महर्षि अरविंद जी, और उसमें उनको सफलता नहीं मिली, वो IAS अधिकारी बनना चाहते थे, सफल नहीं हुए, और फिर भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़े, ठीक है सॉरी। और इन्होंने जो है उसे जुड़े, और फिर जो है इसके बाद जो है ये मतलब इसी वजह से जब संघर्ष से जुड़े तो बंगाल के विभाजन, जब 1955 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसमें उसके बाद अली कांड, बम कांड में जो है इनको राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। जेल में ही रहे, मतलब बहुत दिनों तक रहे, ठीक है। तो जेल में फिर ये, तो वहाँ से विरक्त होकर के आध्यात्मिक की तरफ, मतलब अध्यात्म ज़्यादा मुड़ गए, ठीक है। जेल में जो है इन्होंने आध्यात्म तरफ जुड़ गए, और मतलब आध्यात्मिक किताबें पढ़ी और ये सब चीज़ें, है ना, तो उससे अध्यात्म तरफ ये जुड़ गए, ठीक है। तो वहीं पे इन्होंने मतलब जब वहाँ से निकले जेल से, तो इन्होंने अरविंद आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। वही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, महर्षि अरविंद जी का आश्रम कहाँ पे है, पांडिचेरी में, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है।
तो ये भी आप सर्च करिएगा ज़रा पांडिचेरी कौन कौन से ज़िले आते हैं, है ना, किस किस को मिलाकर पांडिचेरी बनाया गया है या किस किस स्टेट में इसके वो हैं आते हैं, तो इसको सर्च करिएगा ज़रा पांडिचेरी के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, ठीक है, जो केंद्र सेंट्रल से केंद्रित होता है। ठीक है, चलिए, तो आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन बताया है और इसमें मैंने अपनी तरफ से जो है इसमें अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताने की कोशिश किए हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आंसर के साथ साथ ही मैंने बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं जो अगर आपने ध्यान से सुना होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत से कॉम्पिटिशन में आपको बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, आप इसको बार बार जो मैंने वीडियो बताया है इसको बार बार आप जो है सुनते रहिएगा। एक बार में कुछ चीज़ याद नहीं होती, बार बार सुनने से आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और ये फैक्ट्स आगे आपके काम आ जाएगी। ठीक है, मैंने बताया कि क्लास 9 का है, लेकिन इसी क्लास 9 के लिए वीडियो सेकंड पार्ट है, लेकिन इसको आप लोग जो है ये जो ये पार्ट है मतलब, ठीक है, ये मतलब वीडियो हम इस सभी क्लास के लिए उपयोगी है। मतलब जो अच्छा मतलब 9 से ऊपर के तो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, वो चाहे वो कंपटीशन इंटर पास हो गया है उसके बाद कंपटीशन तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, और इसके जो पहले भी जो बच्चे हैं वो भी इसको सुनेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, इसलिए इसको सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।